नमस्कार दोस्तों। आज यानी 10 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे सबसे पहले एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर से रिलेटेड। थोड़ा सा केस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए थे। देखिए, 11 मेंबर्स की नियुक्ति हुई थी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे हमारा यूपीएससी होता है वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही तमिलनाडु का पब्लिक सर्विस कमीशन था। इसमें 11 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इन 11 मेंबर्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी और कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है और ये जो बंदे आपने अपॉइंट किए हैं ये एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है मेंबर्स बनने के। तो तमिलनाडु ने मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज़ कही। सुप्रीम कोर्ट की 2-3 जो क्वेश्चन है वो हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी कि कैसे एक 10वीं पास बंदा एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू ले सकता है जो कि कल को ए ग्रेड ऑफिसर्स बनेगा या फिर ए ग्रुप का ऑफिसर बनेगा। तो देखिए, कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते। जो मेंबर्स होने चाहिए काफ़ी कैपेबल होने चाहिए और ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू ले सकें। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही कि जो 11 मेंबर्स की नियुक्ति रद्द की गई थी उसमें से एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जिस जज को आपने मेंबर बना दिया उस जज को तो हमने 58 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया था और 58 साल की उम्र में सिर्फ उनको रिटायर किया जाता है जो बिल्कुल ही कैपेबल ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि आमतौर पे सबको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है और आपने उस जज को मेंबर बना दिया। तो 2-3 इशू है इसमें, अपने आंसर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और दूसरा इसे हम यूज़ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविज्म, कुछ कैसे भी इसको इंक्लूड कर लो अपने आंसर्स में। आगे क्या है? आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो सबमरीन से रिलेटेड है। खंडेरी नाम याद कर लीजिए। खंडेरी दूसरी जो स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में। प्रोजेक्ट 75 भी अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसको देखिए लॉन्च किया जाएगा। इसे इज ऑल सेट टू लॉन्च इनटू वाटर लेटर दिस वीक। इस हफ्ते के अंत में इसे लॉन्च किया जाएगा। और इससे पहले जो फर्स्ट सबमरीन कलावरी और ये था, देखिए इसके भी जो सी ट्रायल्स हैं वो पूरे होने वाले हैं और जल्द ही इसे नेवी अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। तो देखिए, अब थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 है क्या। अब इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, 2 है यहाँ पे। एक है प्रोजेक्ट 75 क्लास सबमरीन और दूसरा है प्रोजेक्ट 75 कलावरी। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कोई कलवारी है, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट 75 है क्या, तो आपको बताने कि ये सबमरीन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई पूछ ले कि प्रोजेक्ट 75 ये आई क्या है, फिर आपको बताना है कि ये क्लास सबमरीन है और ये फॉलो ऑन है जो इससे पहले आया था प्रोजेक्ट 75 कलवारी का। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कर क्या रहे हैं? देखिए, इंडियन नेवी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनको एक्वायर करेगी और इनमें एडवांस फीचर होंगे जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, और ताकि ये ज़्यादा देर तक जो है पानी के नीचे रह सके। और उसके अलावा देखिए, प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिली थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 आई और प्रोजेक्ट 75 है क्या। आगे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए, ये विपिन चंद्रा की बुक आपने पढ़ी होगी, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें जो एक भगत सिंह का चैप्टर आता है उसमें जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया विपिन चंद्रा की बुक का, तो उसमें भगत सिंह जो और इनके साथी लोग थे, विपिन चंद्रा ने इनको रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा। तो इस बात का विरोध करते हुए डीयू से ये बुक हटा ली गई थी, इस पर बैन लगा दिया गया था। तो एक कंट्रोवर्सी इस बुक पर, जो विपिन चंद्रा की बुक जो हम पढ़ते हैं उस पर क्रिएट हो गई थी। तो एक जो हिस्ट्री की कांग्रेस है उसने रेजोल्यूशन पास करके इस बुक का समर्थन किया कि इस बुक में कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह तो अपने आप को खुद ही जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहते थे, उनको इस बात पर कोई आपत्ति थी ही नहीं। दूसरी, अब ये मामला है ICHS पर, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR। ये देखिए एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर में, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इस्टाब्लिश की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऑर्डर पास किया और ये इस्टाब्लिश हो गई। तो मतलब किसी तरह की कुछ ऐसी बॉडी नहीं है स्टैचुरी वगैरह, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन गई थी। करती क्या देखिए बॉडी, ये बॉडी क्या करती है? देखिए, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है हिस्टोरियंस को, एक तरह की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है उन सेकुलर्स को जो रिसर्च कर रहे हैं। बस इतना याद रखिए, खास ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फंड्स भी डिसबर्स करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। और दूसरा कौन सी बॉडी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कुछ ऐसे नहीं है स्टैचुरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो बिल्कुल ही आपको ये तो पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हो ही नहीं सकती। आर्टिकल याद आ जाता अभी तक आपको। तो
आगे देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, देखिए 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिकन डे है उस दिन जो है यूएई के क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद ये आ रहे हैं चीफ गेस्ट बनकर, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लें तो कई बारी पता होना चाहिए। तो आबू धाबी के जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो आ रहे हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, हमारे चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं हमारे 26 जनवरी को। उसके बाद में देखिए जो एयर इंडिया है उन्होंने एक स्कीम चलाएगी वो जिसका नाम है फ्लाई फॉर श्योर। फ्लाई फॉर श्योर स्कीम में क्या होगा, इसमें देखिए जब हम टिकट बुक कराते हैं फ़्लाइट की, अगर हम 2,000 रुपये फालतू दें, मान लीजिए देखिए 4,000 की टिकट है और अगर हम इस पे 2,000 फालतू दें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हमारी फ़्लाइट छूट भी गई तो एयर इंडिया हमारे लिए कुछ अलग से उसी दिन उसी सेक्टर में कुछ अलग फ़्लाइट हमें अरेंज करके देगा। यानी अगर मान लीजिए बाय चांस हमें यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना है मान लीजिए, और हमें हर हाल में आना ही आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2,000 रुपये हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बाय चांस मान लीजिए हमारी फ़्लाइट छूट गई तो ये जो एयर इंडिया वाले हैं हमें 2,000 के बदले में उसी दिन उसी सेक्टर में अलग से कोई फ़्लाइट हमें अरेंज करके देंगे। इस तरह की ये स्कीम है फ्लाई फॉर श्योर। आगे क्या है आगे देखिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ तो देखिए वर्ल्ड में तो कोई खास न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी नहीं, वैसे वो सारी चीज़ें जो चलती हैं तमिल इशू और चाइनीज़ इशू। आगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, पीआईबी से मिक्स कर दी, वो पीआईबी देख लीजिए अभी थोड़ा। पीआईबी में देखिए जल मंथन हो रहा है, थर्ड जल मंथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जल मंथन होता क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल मंथन ऑर्गेनाइज किया जाता है वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, ये नाम है मिनिस्ट्री का पूरा, और उमा भारती इनके मिनिस्टर हैं इनकी। ये जल मंथन देखिए डे लॉन्ग इवेंट होता है, इसमें कंसल्टेशंस होती हैं कई चीज़ों पर, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, रिवर रिजुवनेशन, इकोलॉजी, फ्लड मैनेजमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, इन सब पर चर्चा होती है कैसे पानी का एक तरह से एफिशिएंट यूज़ किया जाए और पानी को वेस्ट होने से बचाया जाए। पार्टिसिपेट कौन करता है, देखिए इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, सीएम्स और जो यूनियन टेरिटरीज़ के सीएम है वो, और जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, ये सारी जो है एमिनेंट एक्सपर्ट्स, एनजीओज, सब कुछ करते हैं। तो जल मंथन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो जल मंथन आपको पता होना चाहिए होता क्या है, सोच विचार करते हैं। और थर्ड जल मंथन ऑर्गेनाइज होगा 13 जनवरी को। एनजीओ वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं आपसे पूछे भाई एनजीओ नहीं करते, तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए उज्ज्वल स्कीम है, उज्ज्वल स्कीम चलाई गई थी कुछ दिनों पहले, वो भी हम अभी रिवाइज करते हैं, चिंता मत कीजिए। अभी आप ये देखिए कि तमिलनाडु है वो 21वां स्टेट बन गया है जिसने जो है ये स्कीम है, उदय स्कीम है, वो साइन करी है। नाम है स्कीम का उदय, और पूरा नाम है इसका उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे देख लीजिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। तो स्कीम है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। एक तरह का ये देखिए फिनेंशियल टर्न अराउंड है और रिवाइवल पैकेज है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज घाटे में चल रही हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी, ताकि देखिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके जो फाइनेंशियल मैस क्रिएट हो गया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बीच में। तो इसमें होगा क्या, इसमें देखिए स्टेट जो है इन डिस्कम का देखिए 75% जो डिस्कम के ऊपर कर्जा है वो ले लेगा। ये देखिए स्टेट सेल टेक ओवर द 75% ऑफ द डिस्कम डेट, और टाइम भी दिया है, टाइम तो इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए ये है कि वो पूछेंगे कि उदय स्कीम है क्या। उदय स्कीम आपको बताना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, और करते क्या है इसमें स्टेट डेट ले लेगा 75%। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री से चला रही है, ये पावर, कोल, न्यू, ये सभी इनके लिए है। देखिए मेनली इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी इसमें। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पीयूष गोयल की अध्यक्षता में इन्होंने साइन किया था, तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पावर, कोल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए एक और नई बॉडी है पीआईबी में दी गई है, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, IDFOI। ये कैसी बॉडी है, ये एक तरह से देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है ये बॉडी। मतलब अगर कोई पूछ ले इस बॉडी के बारे में आ जाए कि इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस किस तरह की बॉडी है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। किस लिए? देखिए जो बाहर लोग रहते हैं वो किसी तरह का देखिए फिलैंथ्रोपिक यानी कुछ दान वगैरह चैरिटी करते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसको जो बाहर से पैसा आता है उसको किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, इस तरह की ये बॉडी है वो ये देखती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, मतलब खुद कुछ कमाती नहीं है, जो बाहर से पैसा आता है उनको इन्वेस्ट कर देती है इंडिया के अंदर में ताकि हमारी डेवलपमेंट हो सके। ये देखिए चेयर किया जाता है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फिलहाल सुषमा स्वराज द्वारा। कल इसकी मीटिंग हुई थी। प्रेजेंटली देखिए एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और काफ़ी जगह पैसा लगा रहा है। जो इसमें पैसा आया बाहर के लोगों ने दिया, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये सारे के जो स्टेट गवर्नमेंट्स दूसरे प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या बॉडी करती क्या है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है। अब 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रवासी भारतीय दिवस तो हमने रट्टा मार ही लिया इसका। बेंगलोर में हुआ था, महात्मा गांधी आए थे इस दिन, ये सब हमें पता है। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, उन्होंने जब भी पिछला समिट हुआ था उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि अब ये पहले तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस ना हर साल होता था, अब क्या है हर 2 साल में होगा। ये 2003 से जब स्टार्ट हुआ था तो हर साल होता था, और पिछले समिट में डिसाइड किया गया था कि हर 2 साल बाद होगा। तो अब ये पहला समिट है जब उससे पहले ये डिसाइड किया गया था कि हर 2 साल में होगा। अब नए इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें करी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये देखिए एवरी 2 ईयर्स अवार्ड्स की बात हुई थी कि अवार्ड्स दिए जाएंगे। अब देखिए पहले तो 15 अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब हर 2 साल बाद होता है तो अवार्ड की संख्या भी डबल कर दी गई है, 30 अवार्ड दिए जाएंगे अब से। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा बताने के लिए। आगे क्या है, आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFC, पहली जो इंडियाज़ इंटरनेशनल एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं, वो गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है वहाँ PM ने इसका उद्घाटन किया। थोड़ा आसान शब्दों में बताता हूँ, हमने हमारे देश का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो हमारे PM ने इनाग्रेट किया। गिफ्ट सिटी है अभी फ़िलहाल गांधीनगर के अंदर में, ठीक है। अगर लोकेशन पूछे UPSC तो आप बता देना कि हमारा पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिफ्ट सिटी के अंदर में है, गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी आपको पता होगा कि पहली स्मार्ट सिटी है। स्कीम क्या है, आज की स्कीम देख लेते हैं। देखिए आज की हम स्कीम करते हैं नई मंजिल। ये स्कीम देखिए माइनॉरिटी यूथ के लिए है, यहाँ पे देख लीजिए नई मंजिल स्कीम है, और माइनॉरिटी अफेयर जो है मिनिस्ट्री उसके द्वारा ये चलाई जाती है नई मंजिल स्कीम। देखिए फ़ायदा पहुंचाएगी माइनॉरिटी यूथ को जो कि 17 से 35 साल के बीच में है, स्कूल के ड्रॉप आउट है, जिन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी थी, जैसे कि मदरसा वगैरह में जो पढ़े हैं। उनको क्या करेगी सरकार, उनको देखिए फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और देखिए स्किल भी प्रोवाइड करेगी इनको, और ताकि देखिए ये बेटर एम्प्लॉयमेंट ले सकें और ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक तरह की बेटर लिविंग है उसके लिए अपना रोज़गार वगैरह के जो समाधान है वो कर सकें। जो कम से कम 30% जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए आरक्षित हैं, और नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी घर के बाहर भी इसमें 9 से 12 महीनों की जो ड्यूरेशन का एक तरह से बेसिक ब्रिज प्रोग्राम है क्लास 8th और क्लास 10th के लिए। स्कीम सभी हमारे पूरे कंट्री के सभी स्टेट्स को ये कवर करती है, तो ये स्कीम है, आप याद रखिएगा, ठीक है। याद हो गया, बताइए नई मंजिल स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री, तो ये रहा माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं। G4 देखिए हमने ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर ली है, आज मैं देख रहा था, बस हमारी अब UN बाकी है। UN और UN के थोड़े बहुत जो पार्ट्स हैं वही बाकी हैं, तो आप सोच के रखिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या कवर करने वाले हैं। G4 देखिए, G4 में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। और किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये परमानेंट सीट के लिए इकट्ठे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है, इकट्ठे क्यों इसलिए हो गया। G7 तो देख लिए एक तरह से G7 है वो तो इकोनॉमी का है, लेकिन G4 का इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ परमानेंट सीट के लिए इकट्ठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। सभी 4 देशों ने नॉन परमानेंट मेंबर बन के UN में काम किया है कभी ना कभी, और इनका देखिए जो चारों के चारों स्टेट जो हैं, ये देखिए ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, इनका अपने अपने कॉन्टिनेंट में अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ प्रभाव है। मान लीजिए जैसे अब जापान का अपने रीजन में अच्छा प्रभाव है, हमारा जो देश है हमारे पूरे साउथ एशिया में अच्छा प्रभाव है, इसी तरह से ब्राज़ील के साथ हैं और इनके सब के साथ जर्मनी के साथ भी है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए यहाँ पे G4 के खिलाफ में एक और नया अलायंस बन चुका है,
यानी कुछ देश नहीं चाहते कि इन 4 देशों को परमानेंट सीट का दर्जा मिले सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो इनके खिलाफ कई देशों ने अपना अलग से गठबंधन बना लिया, जिसको कहते हैं कॉफ़ी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर द कंसेंसस। ये देखिए, ये 1990 में हमारे जो G4 की मूवमेंट थी उसके खिलाफ में खड़ी हो गई थी, अपोजिट मूवमेंट। ये नहीं चाहते थे कि इन 4 देशों को दर्जा मिले, ये एक तरह की कंसेंसस की बात कर रहे थे। ये देखो G4 के खिलाफ में, अगर कोई पूछ ले कि कॉफ़ी क्लब क्या है तो आप बता देना कि कॉफ़ी क्लब है G4 के खिलाफ खड़ा हुआ है, ताकि G4 के कंट्रीज़ को परमानेंट सीट का ना मिले सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। ठीक है, ये हैं यानी यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के मेंबर ये हैं। इटली के अध्यक्षता में ये बना था, क्योंकि इटली आपको पता होगा विरोधी है जर्मनी का, पाकिस्तान हमारा विरोधी है, और अर्जेंटीना भी है इसमें। ये रहा, अर्जेंटीना ब्राज़ील का विरोधी है, और चाइना तो आपको पता ही है, साउथ कोरिया जापान का विरोधी है। यानी जो इनके पड़ोसी देश हैं सारे विरोध में खड़े हो गए हमारे G4 के। देखिए, नॉर्थ अमेरिका हमारा ख़त्म हो गया, और आगे है हम साउथ ईस्ट एशिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। आज तो सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर से देख लो आप, कंट्रीज़ कौन कौन सी आती है इसमें। कंट्रीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए थाईलैंड आती है, कंबोडिया है। थोड़ा आगे वाले मैप से क्लियर करेंगे, मैप थोड़ा साफ़ नहीं है। देखिए, मैप मिलता नहीं है, क्या करें, नेट पे मिलता है, वो कॉपीराइट होता है उन पे, तो कॉपीराइट हम ले नहीं सकते। यहाँ पे देखिए म्यांमार है, उसके बाद में थाईलैंड है, ये इस्थुमस ऑफ करा है, इस्थुमस ऑफ करा। जब 2 लैंड को एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ता है, ये देखिए कुछ बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ लैंड है थोड़ा सा, तो ये जोड़ता है यहाँ पे देखिए, और आगे जाके बड़ा लैंड है। तो इस छोटे से पार्ट को जो 2 लैंड्स को जोड़ता है इसको कहते हैं इस्थुमस, और जो 2 लैंड को जोड़ता है उसको कहते हैं स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लैंड, यहाँ पे भी लैंड, ये जो एरिया है वो स्ट्रेट है। थोड़ा मैं अच्छे से बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लैंड, यहाँ पे लैंड, तो बीच का जो जोड़ रहे हैं इन दोनों को उसको कहेंगे इस्थुमस, यानी लैंड एरिया बीच में जोड़ रहे हैं इन 2 लैंड्स को। यहाँ पे भी लैंड एरिया, यहाँ पे भी लैंड एरिया, लेकिन अब देखिए दोनों को जोड़ रहा है पानी, और इस पानी को कहते हैं स्ट्रेट। अब देखिए कौन से इसमें कंट्री है, म्यांमार आता है, म्यांमार कोस्टल स्टेट है, यहाँ पे देखिए इसका कोस्ट है। थाईलैंड है, थाईलैंड भी कोस्टल स्टेट है। उसके बाद में कंबोडिया है, कंबोडिया भी देखिए कोस्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वियतनाम, जिसके साथ में भारत की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ रही हैं आज के टाइम में, क्योंकि चाइना के साथ में इनकी डिस्प्यूट है, अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वो है। और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए एकमात्र इनका जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो लाओस है, और ठीक है, वियतनाम तो है ही। अब और क्या इसमें बताने का है, फिलीपींस आता है। देखिए इसमें फिलीपींस, आपको पता होगा फिलीपींस के प्रेसिडेंट पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के काफ़ी चार्जेस लग रहे हैं। और यहाँ पे मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है, ईस्ट तिमोर ये आइलैंड्स हैं, तो ये तो पता ही होगा आपको। तो इसमें देखिए मेन बात ये है कि जो ये कंट्रीज़ हैं, आज हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट, क्योंकि ये पिछले साल आज हमारा दिन है जो जुलाई के इंटरनेशनल रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। उससे पहले देखिए थोड़ी सी बात हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो होता क्या है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखिए यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के हिसाब से, अनक्लोज एक कन्वेंशन है उसके हिसाब से, जब 200 माइल्स का जो एरिया होता है, यहाँ पे देखिए 200 माइल्स का जो एरिया होता है उसमें किसी भी स्टेट के 200 माइल्स तक, यानी आप देखिए कोस्ट से जाएं 200 माइल्स तक आगे तक, वहाँ उसी स्टेट के पानी के नीचे जो जितने भी रिसोर्सेज हों, जैसे कि मछली मान लीजिए या फिर और जो भी रिसोर्सेज हों, उस पे उस स्टेट का हक होता है, यानी मरीन रिसोर्सेज पर 200 माइल्स तक। ठीक है। और टेरिटोरियल वाटर तो देखिए 12 माइल्स तक, यहाँ पे देखिए टेरिटोरियल वाटर होता है 12 माइल्स तक। साइड में जो पिक्चर है ना, पिक्चर पर देखिए 12 माइल्स तक, तो देखिए 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा स्टेट का सोवरिन राइट्स है। यूँ समझ लीजिए अगर हमारा केरला है, केरला कोस्ट है, उसके 12 माइल्स तक तो समझ लीजिए वो हमारा ही देश है, बिल्कुल सभी चीज़ों पर हमारा कब्जा है, धरती पाताल आकाश। और आगे देखिए यहाँ पे कुछ एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी कर सकते हैं कंटिजियस रीजन में, ये है। अब देखिए आगे का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी वो 200 माइल्स तक है। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो रिसोर्सेज हैं जैसे मछली है या फिर कुछ और चीज़ें, मरीन रिसोर्सेज है, उस पर तो हमारा कब्जा है, जो पानी के नीचे है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी शिप आए तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते जो आगे के 200 माइल्स हैं। लेकिन 12 माइल्स है जो टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ पे तो कोई दूसरे देश का शिप भी नहीं आ सकता है। ये तो आप सोच लीजिए कि कोस्ट से जो 12 माइल्स का एरिया है वो तो हमारा ही है, यहाँ पे कोई देश का शिप हमसे बिना पूछे नहीं आ सकता।
लेकिन 200 माइल्स आगे तक का इसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ के मेरीन रिसोर्सेज पर तो हमारा हक है, लेकिन कोई आ रहा है कोई जा रहा है नेविगेशनल पर हम इसे किसी को रोक नहीं सकते। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए जो EEZ है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आइलैंड होते हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आइलैंड है, हमारे बहुत हैं, अंडमान निकोबार और ये सब हैं। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि 200-200 किलोमीटर का EEZ हमें मिल जाता है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके आसपास के हमें मिल जाते हैं। और यही कारण अभी बन रहे हैं एक चीज़ के। यहाँ पे देखिए आप साउथ चाइना डिस्प्यूट। तो आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा बहुत साउथ चाइना का जो डिस्प्यूट है उसको डिस्कस करेंगे। किसके कंटेक्स्ट में? क्योंकि देखिए पिछले साल जुलाई में ना एक डिसीजन आया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आखिरकार है क्या। ये एक तरह की देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेग में है इसका हेडक्वार्टर। और देखिए ये एक तरह का कुछ कोर्ट नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, ये आर्बिट्रेशन करवाती है सिर्फ, और ट्रिब्यूनल आप इसे कह सकते हैं। जो डिस्प्यूट्स देखिए स्टेट्स के बीच में होते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होते हैं या फिर प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, उनको ये सॉल्व करवाने की कोशिश करता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोई भी हो सकता है, लीगल केसेस, टेरिटोरियल, मैरीटाइम, सॉवरेन, ह्यूमन राइट्स, कुछ भी, किसी तरह के भी इश्यूज हों। तो देखिए फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ में केस किया। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये है साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी में ध्यान से देखिएगा, आप एक बार अटेंटिव हो जाओ बहुत ज़्यादा। ये देखिए लाल लाइन दिख रही है ना आपको, लाल लाइन। देखिए जो लाल लाइन जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये है 9 डैश लाइन। अब देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि 200 माइल्स तक तो उस देश का EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये चाइना देखिए, अब चाइना ये कहता है कि देखिए जो ये रेड लाइन के अंदर में जितना भी एरिया आ रहा है वो मेरा एरिया है। चाइना ये कह रहा है, ये देखिए इसको कहते हैं 9 डैश लाइन्स। इसके अंदर में तो देखिए बहुत कुछ आ जाता है। अब ये ब्लू लाइन देख लीजिए एक बार, जो ब्लू लाइन है जिस पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ब्लू लाइन जो है वियतनाम कहता है इसके अंदर में जितना भी एरिया आता है वो हमारा एरिया है। अब ऐसे ही देखिए बाकी और देख लीजिए आप, जो येलो लाइन है वो इसकी है मलेशिया की, यहाँ पे अब जिसको मार्क कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये कहते हैं हमारा एरिया। कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए आप, कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो सारी लाइनें हैं इनका आपस में ये अपना अपना क्लेम है, लेकिन आपस में सारे एरिया जो है वो क्लैश हो रहे हैं इनके। ये देखिए चाइना तो सब कुछ ही हड़पना चाहता है। चाइना जो कहता है कि ये हमारा एरिया, उसके अंदर में तो सारे ये बड़े बढ़िया बढ़िया जो आइलैंड्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे स्पार्टले आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स, स्केरबोरो शोल आइलैंड्स, ये सारे चाइना तो सब पे हक जमाता है। वियतनाम कुछ पे हक जमाता है, फिलीपींस कुछ पे हक जमाता है, यानी सबके जो क्लेम्स हैं वो डिस्प्यूटिंग है यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर में। अब देखिए अब एक जो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन था उसमें केस गया था इस आइलैंड्स को लेके। यहाँ पे देख लेती है, ये जो आइलैंड्स हैं ये देखिए स्केरबोरो आइलैंड्स, इस आइलैंड्स को लेके गया था केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब देखिए इसने कहा कि चाइना ने कहा कि चाइना हमेशा कहता है कि जो लाल लाइन है इसके अंदर का सारा एरिया मेरा है, और चाइना रीजंस देता है हिस्टोरिकल क्लेम्स कि पहले ये हमारा था तो आज भी हमारा है। लेकिन जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए आपका कुछ नहीं है ये, और आपको जो अनक्लोज है यानी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी है उसके अनुसार जो नेविगेशनल रूट्स है वहाँ से जहाज को आने जाने देना पड़ेगा और आप इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ऐसा कहा इंटरनेशनल कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ने। दूसरी बात जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि देखिए आपने जो स्केरबोरो शोल आइलैंड्स हैं, ये देखिए इसमें कोरल रीफ्स हैं, ये एक सेकेंड, जो ये स्केरबोरो आइलैंड्स हैं ना इसमें काफ़ी कोरल रीफ्स हैं। तो इस कोर्ट ने कहा कि चाइना को आपने ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया कोरल रीफ्स को यहाँ पे, और आपने आर्टिफिशियल बहुत कुछ यहाँ पे कर दिया है। और 9 डैश लाइन का आप हक जमाते हो, ये आपका हक नहीं है, ऐसा कहा कोर्ट ने। तो चाइना का क्या रिएक्शन रहा? चाइना ने तो साफ साफ कह दिया, चाइना ने कहा देखिए हम इसको नहीं मानते, हम मानते ही नहीं इसको, हम पार्टी है ही नहीं और बाइंडिंग नहीं है जो इस कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात अब ये उठती है कि देखिए चाइना यहाँ पे करता क्या है, एक टर्म है ADIZ, यानी हवाई क्षेत्र होता है ये, इसकी फुल फॉर्म होती है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये हवा में होता है। इस एरिया में अगर कोई भी दूसरे देश का प्लेन आता है तो वो चाइना की अनुमति के बिना नहीं आ सकता, ऐसा रूल है। तो चाइना क्या करता है, इस पूरे डिस्प्यूटेड रीजन में अपना ADIZ घोषित कर देता है, और जबकि ये डिस्प्यूटेड है। और दूसरे यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी में क्यों इंपॉर्टेंट है,
साउथ चाइना सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा है। वियतनाम में हम क्या कर रहे थे, वियतनाम में हम तेल निकाल रहे थे समुद्र में। चाइना ने क्या किया था, चाइना के एक शिप ने आके हमारे जो वहाँ पे तेल निकालने का जो ऑपरेशन चल रहा था उनकी तार काट दी थी, पहले की बात है ये। और चाइना नहीं चाहता कि दूसरी पार्टी जाएं, जबकि यूएसए है वो एशिया टू पिवट अपनी पॉलिसी अपनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि पीसफुल जो है इस पूरे जो इसका रीजन है इसका समाधान निकलना चाहिए। अब देखिए बात क्या है, बात यह है देखिए चाइना अब इतना सारा कब्जा जमा के बैठा है और अपना हक करके बैठा है इतने सारे आइलैंड्स पे। तो यहाँ के जो छोटे मोटे देश है ना, जैसे वियतनाम है, वियतनाम को डर लगता है चाइना से इसलिए जो वियतनाम की दोस्ती है हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है, वियतनाम की दोस्ती यूएस के साथ में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अब हो गई है, पहले तो इनकी लड़ाई थी। बल्कि 1967 में आपको याद होगा वियतनाम वार भी हुआ था और यूएस ने किया था वो वार। लेकिन अब देखिए अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब वियतनाम को ज़्यादा खतरा चाइना से है। दूसरा देखिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए साउथ चाइना सी में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। सारे के सारे जो शिप जाते हैं पूरे इस रीजन में यहाँ से होके जाते हैं शिप, तो इस एरिया में लोकेशन काफ़ी अच्छी है, सी लेन्स काफ़ी अच्छे हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे, और जो पावर सेंटर है, इसीलिए जो साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो कहते हैं कि अब जो इस शताब्दी में यानी 21वीं शताब्दी में जो चीज़ें डिसाइड होंगी वो यहीं से होगी साउथ चाइना सी में। और मिडिल ईस्ट में जो है वो पुरानी हो गई है मिडिल ईस्ट की बातें अब, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो यूएस ने भी यहाँ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। बस मेन तो यही है, थोड़ा बहुत था इसका कंटेक्स्ट, और ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता इतनी है नहीं। पढ़ने को देखिए कितना भी पढ़ सकते हैं। एक था देखिए 2-3 चीज़ें और जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशन संकट मोचन हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था हमारी गवर्नमेंट ने। उसमें क्या किया था, हमने हमारे इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट किया था। तो याद कीजिए, बताइए कहाँ से इवैक्यूएट किया था। देखिए इसमें हमने इवैक्यूएट किया था सूडान से, और उससे पहले जो था हमारा वो था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत में हमने हमारे लोगों को डायस्पोरा को जो थे वहाँ पे, या फिर हमारे लोग गए हुए थे वहाँ पे काम करने, उनको इवैक्यूएट किया था येमन से। ये पूछ सकते हैं, एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। एक और है देखिए फीड द, ध्यान से सुनिएगा, फीड द फ्यूचर इनिशिएटिव। ये क्या इनिशिएटिव है, फीड द फ्यूचर इनिशिएटिव। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और यूएस की एजेंसी जिसका नाम है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID, इन्होंने फीड द फ्यूचर का सेकंड जो फेज़ है वो लॉन्च किया है। ये एक तरह का देखिए ट्रायंगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर की अफ्रीका और एशिया के लोगों में। फर्स्ट फेज में देखिए हमने कीनिया, लिबरिया और मालावी, इन तीनों देशों के जो एग्रीकल्चर के वहाँ पे ट्रेन किया एग्रीकल्चर के से, और अब दोबारा दूसरा फेज इसका चलाया जा रहा है। तो कोई पूछे फीड द इनिशिएटिव है क्या, तो हम देखिए हम उनको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूएस के साथ में मिलकर। और मेनली तो देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ग्लोबल हंगर और फूड सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा देखिए एक FARC है। FARC भी काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, ये भी पिछले साल से सुर्खियों में चल रहा है। FARC आपको याद होगा, एक कोलंबिया का एक रिवोल्यूशनरी जो आर्म्ड ग्रुप है जो कि वहाँ पे अलग से देश की मांग करता था, फिर सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था, और अभी इनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया था, रेफरेंडम के लिए रखा था। वो सब चीज़ें हमने काफ़ी बार डिस्कस करी हैं। और तो बस आज तो इतना ही करते हैं। आज दोबारा से धीरे बोलना पड़ा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।